नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 11 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल के सेशन का वीडियो है ये। आज काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे ऐसे न्यूज़ हैं, कभी कभार होता है कि पेपर में ज़्यादा न्यूज़ रहता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कभी कभी कम रहता है। तो आज बहुत सारे न्यूज़ हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। शुरुआत हम लोग वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जारी हुआ है उस रिपोर्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसका भाई क्या महत्व है। उसके पश्चात हम लोग आज जो माइग्रेटरी वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में एक कन्वेंशन साइन किया गया है, अभी नहीं बहुत पहले से लागू है, उसको समझेंगे और कौन सा समझौता उसको कहा जाता है, माइग्रेटरी वर्ड्स क्या होते हैं और भी क्या जानवर कई ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं। इसके साथ ही हम लोग आज एक अद्भुत सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कई बार आपको सुनकर हो सकता है कि क्या है ये, ऐसा कभी हो सकता है क्या। आपको मैं समझाऊंगा कि अंडर वाटर सी, अंडर वाटर सी, समुद्र के अंदर बहने वाली नदियाँ, अंडर वाटर रिवर्स, सॉरी सी बोल दिया मैंने, सी के नीचे रिवर बहती हैं, सी के नीचे नदियाँ बहती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे सतह पर नदियाँ बहते देखते हैं वैसे ही समुद्र में भी नदियाँ बहती हैं। उनका मुहाना होता है, वो अपना जल ग्रहण क्षेत्र होता है उनका, वो घाटियाँ जैसे बना के बहती हैं। बस एक फ़र्क होता है कि उनके किनारे पर पेड़ नहीं होते, मकान नहीं होते। तो उसको भी हम लोग समझेंगे। उससे संबंधित द हिंदू में आर्टिकल है तो उसको थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है ये, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कहीं पर कुछ खोजा गया है या फिर फ्रेश वाटर के सप्लाई के लिए भी क्या वो यूज हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खारे समुद्र के नीचे, खारे समुद्र के नीचे जब ड्रिल किया जाता है तो यहाँ पर फ्रेश वाटर की नदियाँ मिली हैं कई जगहों पर। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने फ्रेश वाटर की सप्लाई के लिए, पीने वाले पानी की सप्लाई के लिए इन नदियों को ड्रिल कर रहे हैं, खोज रहे हैं और इनके जो पानी होते हैं उसको उपयोग कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट पढ़ते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में फिर पढ़ेंगे। क्या बिहार में कहीं पर जो बर्ड्स हैं वो उड़ के आती हैं क्या बाहर से? बिल्कुल आती हैं। दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान एरिया है, वहाँ पर झील है, कुशेश्वर झील जिसको कहा जाता है। वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी सारे हर वर्ष आते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण और टेम्परेचर परिवर्तन के कारण से कई बार और जंगलों की कमी के कारण से, झीलों को सूखने के कारण से इनके रास्ते में परिवर्तन होता रहता है। आप इमेजिन कीजिए रूस के साइबेरिया से, रूस का साइबेरिया यहाँ पर है और दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक वर्ल्ड कोई उड़कर जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसके पास में कोई सेटेलाइट नहीं है, कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, लेकिन उसका अपना नेविगेशन सिस्टम होता है जिसके द्वारा वो यहाँ से यहाँ तक उड़ के जाती हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग। लेकिन चलिए पहले डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ उससे पहले बता दूं, 71 बीपीएससी को लेकर एक छोटा सा चीज़ दिखा देता हूं, आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ। उसके पश्चात हम लोग डिस्कस करते हैं। 71 बीपीएससी के लिए 25 मई से आंसर राइटिंग ग्रुप शुरू हो रहा है, 25 मई से शुरू हो रहा है। और उसमें हम लोग क्या सब करेंगे तो एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एनसीईआरटी के आंसर राइटिंग करेंगे, GS1 का करेंगे, GS2 का करेंगे और एसए के आंसर राइटिंग करेंगे। अगर आप एक साल अभी से लेकर अगले साल, अगर सितंबर में एग्जाम होता है 2025 के सितंबर में, तो अभी से लेकर मई 2024 से लेकर मई 2025 तक अगर आप आंसर राइटिंग भी ढंग से कर लेंगे, सभी टॉपिक पर कितने सारे क्वेश्चन लिख लेंगे, तो भी आपका 90% ज़्यादा सिलेबस जो है वो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, बशर्ते आप अच्छे से एफर्ट डालेंगे। तो केवल मेरे एफर्ट से नहीं होगा, आपको भी अपना प्रयास देना पड़ेगा। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी आईडी दिया हुआ है, कहीं पर भी आप मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दूंगा। 25 मई से शुरू हो रहा है ये। ओके, चलिए चलते हैं डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, मैं बार बार डब्ल्यूएचओ बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। देखिए कौन सा रिपोर्ट है, ये विश्व बैंक का रिपोर्ट है जिसमें है कि रेसिपी फॉर लिवेबल प्लानेट रिपोर्ट। लिवेबल प्लानेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहला सवाल, लिवेबल प्लानेट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, वीवीआई होता है, इसको नोट डाउन करके अलग से रखिएगा। पीडीएफ जिनको मिलता है उनको तो नहीं लिखना पड़ेगा। हाल ही विश्व बैंक ने रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लानेट रिपोर्ट जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिए 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक निवेश की आवश्यकता है। जिसमें क्या बोला गया कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो उत्सर्जन होते हैं, जैसे मीथेन का बहुत बड़ा उत्सर्जन धान के खेत से या एग्रीकल्चर से होता है, पशुपालन से होता है, तो इन चीज़ों को कम करने के लिए भारी मात्रा में पैसे की आवश्यकता है।
इतना बोला गया है, शुरुआत जो इसका कर रहे हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि यह आंकड़ा वर्तमान में कृषि सब्सिडी पर व्यय की जाने वाली राशि का दोगुना है। वर्तमान में जो किसानों की सब्सिडी दी जाती है उसका दोगुना लगभग हमें निवेश चाहिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जिसके कारण से क्या हो सकता है कि हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर से उत्सर्जन होता है उसको कम कर सकें। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं, यहीं से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सीधा सीधा मान लीजिए, शॉर्ट आंसर में आपसे यही पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक का जो लिवेबल प्लानट रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का जो लिवेबल प्लानट रिपोर्ट है वो क्या है, वो किस प्रकार से अपने रिपोर्ट में मुख्य बातों का बताया गया है, इसके बारे में लिखिए। सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है कि लिवेबल प्लानट रिपोर्ट क्या है और ये किसके बारे में चर्चा करता है। तो रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लानट जो जलवायु परिवर्तन किसी खाद्य प्रणाली के प्रभाव को कम करने हेतु वैश्विक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है। यह रेखांकित करता है कैसे विश्व का खाद्य उत्पादन वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है, यानी कि हम कृषि में भी कटौती न करें। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, अगर आप समस्या को समझेंगे तो इस रिपोर्ट को समझ जाएंगे। समस्या क्या है बंधुओं, समस्या ये है कि दिन प्रतिदिन जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जो है वो ग्रो कर रही है बहुत ही ज़्यादा। अब जनसंख्या ग्रो करने से क्या होता है, इनको खाने पीने के लिए भी अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि खाद्य पदार्थ भी अधिक चाहिए और पीने के लिए पानी भी चाहिए। खाद्य पदार्थ अधिक चाहिए यानी कि धीरे धीरे करके उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा हमें, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे करके कृषि वाली जो मृदा है उसका हम उपयोग कहाँ पर करने लग जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह या रहने के लिए उपयोग करने लग जाते हैं। यानी कि दोहरी समस्या है, जनसंख्या बढ़ने के साथ हमें खाद्य वस्तुएं ज़्यादा चाहिए लेकिन कृषि वाली भूमियाँ कम हो रही हैं। उसके साथ साथ अगर हम ज़्यादा कृषि करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। इस कंडीशन में हम लोग एक डेडलॉक का कंडीशन बन जाता है। इसी को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कृषि ऐसा हो जिसमें उत्सर्जन 9 के बराबर में हो, और ये उत्सर्जन को कम करना है तो हमें काफ़ी सारे मात्रा में पैसा वगैरह चाहिए, कृषि के तकनीक में परिवर्तन करना पड़ेगा। यही है वो रिपोर्ट। कॉमन सेंस अगर आपका डेवलप हो गया ना तो किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी भी। कोई भी रिपोर्ट का आपको बस 2-4 बिंदु को भी याद रखेंगे ना तो आप 150 वर्ड 200 वर्ड तो आसानी से सोच के वहाँ पर लिख देंगे। कृषि खाद्य प्रणालियाँ सुधार की संभावना और लाभ, कमी की संभावना। वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली व्यवहार्य और सुलभ उपायों के माध्यम से वैश्विक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 1/3 कम कर सकती है। इसमें यह बताया गया अगर हम प्रैक्टिकली देखें, व्यवहार्य वे में देखें, जो परस्यू किया जा सकता है, ऐसा नहीं स्वप्न लोकीय नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में देखें तो भी हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1/3 तक हम कम कर सकते हैं, लगभग 33% कम कर सकते हैं। ये उपाय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ खाद्य प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कमजोर समुदाय को सुरक्षा प्राप्त होगी। इस रिपोर्ट में जैसा बताया गया है कि हम प्रैक्टिकली भी अगर अप्रोच करें तो भी 33% तक तो हम कम कर ही सकते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है कि ये पार्टिसिपेशन किसका कितना है उत्सर्जन में, वो बताया गया है। जलवायु परिवर्तन कृषि खाद्य की भूमिका क्या है, उत्सर्जन में योगदान। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में काफ़ी बड़े हद तक योगदान देता है, 1/3 लगभग में हिस्सा इसी से आता है, जो दुनिया के कुल ऊष्मा और बिजली उत्सर्जन से अधिक है। जो बिजली उत्सर्जन है और कुल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उससे ज़्यादा का इसका योगदान होता है। उत्सर्जन का मुख्य योगदान करता है, इनमें से लगभग 3/4 उत्सर्जन विकासशील देशों से उत्पन्न होता है, जिससे क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार लक्षित समन कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ से उत्सर्जन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक एक्टिविटीज़ जो हैं वही पुराने ढर्रे पर की जा रही हैं। क्यों की जा रही है, क्योंकि डेवलपिंग नेशन के पास में सामान्य तौर पर तकनीक और वित्त का अभाव होता है। ध्यानपूर्वक शब्दों को सुनिएगा और इसी प्रकार शब्दों का यूज किए। तकनीक और वित्त, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की कमी के कारण में हमें कोयला या इन सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। किसको शौक नहीं है, कौन सा ऐसा देश होगा दुनिया में जो नहीं चाहता होगा कि स्वच्छ हवा में रहें, हम लोग सारे के सारे कार्य जो इलेक्ट्रिक ही चलाएं। लेकिन क्या होता है, उतना उत्सर्जन भी तो रोकना संभव नहीं हो पाता है वित्त के अभाव में। खाद्य मूल्य श्रृंखला से उत्सर्जन, भूमि उपयोग परिवर्तन सहित संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला से उत्सर्जन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधे से अधिक उत्सर्जन कृषि स्तर से परे होते हैं। उसके पश्चात से है कि बड़े अवसर। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं, तो आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ, अप्रयुक्त क्षमता, कृषि खाद्य क्षेत्र जलवायु कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण, लागत प्रभावी अवसर प्रदान करता है, जिसमें उन्नत भूमि प्रबंधन के माध्यम से वातावरण से कार्बन प्रग्रहण भी शामिल है। हम क्या कर सकते हैं कि भाई वातावरण से
कार्बन को कम करने से लेकर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने तक हम हर चीज़ कर सकते हैं अगर हम सही से कृषि से संबंधित चीज़ों को करना शुरू करें, पुराने ढर्रों को छोड़कर। जैसे बाढ़ विधि होती है एक सिंचाई की, मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूँ। आंसर राइटिंग में भी उदाहरण के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा फोर्स देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आता है कि उचित उदाहरण सहित लिखिए। बाढ़ विधि होती है, फ्लड मेथड होता है किसका, तो इरिगेशन का, सिंचाई का एक तकनीक हो, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जिसमें पानी का जो पाइप है उसका मुंह ले गए और खेत में छोड़ दिया, पूरे खेत को पानी पानी करके रख दिया और उसमें फिर अपना उत्पादन करते हैं। ये सबसे ख़राब मेथड होता है। एक तो पानी का इसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ, दूसरा क्या हुआ, मीथेन का उत्सर्जन काफ़ी बड़े स्तर पर होगा। मीथेन तो सबसे सामान्य सा केमिकल फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, जो कार्बन कहीं पर भी मिल सकता है। हाइड्रोजन तो जल में उपलब्ध है ही, कार्बन किसी पत्ते में, किसी पेड़ में, सब जगहों पर उपलब्ध होता है, तो उससे फिर मीथेन का उत्सर्जन होता है। अगर हम इसकी जगह पर, बाढ़ राहत की जगह पर, अगर हम डायरेक्ट पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो बर्बादी नहीं होगा और उससे मीथेन का उत्सर्जन भी रोक सकते हैं। पानी की कमी को भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई पानी बर्बाद ना हो। ये एक मेथड है। हम कौन सा परस्यू करते हैं भारत में, तो वही वाला फ्लड मेथड सबसे ज़्यादा भारत में करते हैं, उपयोग में किया जाता है। तो ये क्या है, तो ये आपको मैंने एक उदाहरण सहित समझाया है। निवेश पर रिटर्न, वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिए आवश्यक वित्तीय परिव्यय से पर्याप्त रिटर्न मिलेगा, जो स्वस्थ अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर लाभकारी प्रभाव के साथ लागत से कहीं अधिक होगा। देशों और विश्व स्तर पर कार्रवाई के अवसर, उच्च आय वाले देशों की भूमिका, इन देशों को अपनी कृषि खाद्य ऊर्जा मांग को कम करना चाहिए। वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से कम आय वाले देशों का समर्थन भी करना चाहिए जिनके पास में तकनीक और वित्त नहीं है। बार बार मैंने आपको ये शब्द इसलिए बताया है ताकि आप इसका उपयोग करें। एनसीईआरटी में कीवर्ड्स का बहुत मायने रखता है। मध्यम आय वाले देशों की भूमिका, ये देश बेहतर भूमि उपयोग प्रबंधन, कृषि पद्धतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक बाढ़ जो मेथड होता है उसके बारे में, और ड्रिप इरिगेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें क्या होता है, ड्रॉप से हम पानी डालते हैं, इजरायली तकनीक है ये। तो ड्रिप इरिगेशन जो होता है ये अच्छा माना जाता है किसके जगह पर, फ्लड वाले जगह पर। तो इस तरह के मेथड अगर हम अपनाएंगे पुराने मेथड के तौर पर, पुराने मेथड की जगह पर, तो क्या होगा, अपने आप ही उत्सर्जन कम कर सकते हैं। निम्न आय वाले देशों की क्या भूमिका हो सकती है, उच्च उत्सर्जन वाले बुनियादी ढांचे के बोझ के बिना सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। निम्न उत्सर्जन वाले देश, निम्न आय वाले देश, तीनों आय वाले देशों की बात की गई है। उच्च आय वाले को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। निम्न आय वाले को क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। देश और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई, निवेश और नीति पहल, कृषि खाद्य संबंध में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाएं, सब्सिडी का पुनर्वितरण करें, इससे हम कर सकते हैं। नवाचार और संस्थागत समर्थन करना चाहिए, नए नए प्रौद्योगिकियों में हम निवेश कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी जो है यही सबसे मुख्य समाधान हो सकता है। तकनीकी रूप से आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आजकल के समय में हम मध्यकालीन जो इतिहास है उसके समय का हम कृषि का जो एक्टिविटी है उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट में भारत संबंधी मुख्य चीज़ें क्या बताई गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा इसका, वैश्विक कृषि खाद्य उत्सर्जन भारत का योगदान। रिपोर्ट में भारत को चीन और ब्राजील के साथ कुल वार्षिक कृषि खाद्य प्रणाली उत्सर्जन के मामले में शीर्ष 3 देशों में से एक के रूप में पहचाना गया है। भारत में लागत प्रभावी समन क्षमता, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जैसे देशों में कृषि में लगभग 80% तकनीकी समन क्षमता अकेले लागत बचत उपायों को अपनाकर प्राप्त की जा सकती है। भारत में अगर तकनीक को हम अपनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा बताया गया है। सामान्य भाषा में अगर समझें हम तो यह भारत के लिए उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ कृषि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और आय में सुधार करने का एक बड़ा अवसर हो सकता है। भारत अगर तकनीकों को, नए तरीकों को कृषि में अपनाता है तो ये हमारे देश के किसानों के लिए उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। भारत के लिए प्रमुख समन विकल्प क्या है, भारत के लिए प्रमुख समन विकल्पों में बेहतर पशुधन आहार, हरित धारा, एंटी मिथोजोनिक चारा। अब ये क्या होता है भाई, तो इस चारे के खाने से पशुओं के मुंह से या उनके गोबर से मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। ये एक पशु चारा होता है विशेष तरह का, जिसके पश्चात जो पशु खाते हैं तो उसके पश्चात पशुओं से मीथेन का उत्सर्जन जो है वो कम हो जाता है, और पशुपालन जो है वो मीथेन के उत्सर्जन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। प्रजनन, उर्वरक प्रबंधन तथा जल सघन फसलों में बेहतर जल प्रबंधन शामिल है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हरित धारा को भारत के कृषि क्षेत्र के लिए सीमांत उपशमन लागत वक्र से पता चलता है कि कुछ सबसे अधिक लागत प्रभावी उपाय हैं जिन्हें भारत वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन में काफ़ी हद तक कमी करने के लिए अपना सकता है।
भारत को कृषि उत्पादन से मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगा। धीरे धीरे सिंचाई करने जैसी पद्धतियों को अपनाने, अभी मैंने बताया आपको, एक बार में ही पूरे खेत को भर देना, और धीरे धीरे सिंचाई करने जैसे पद्धतियों को जब हम अपनाते हैं तो उससे भी मीथेन का उत्सर्जन कम हो सकता है। भारत में भोजन हानि और बर्बादी की दर बहुत ज़्यादा उच्च है। जितना हम खाते नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना हम खाते नहीं हैं भारत में, उससे ज़्यादा हम बर्बाद कर देते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हम बर्बाद करते हैं अन्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाले देशों में से हम हैं। गेहूं बाहर परे परे सड़ जाते हैं क्योंकि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको रखने का। इस देश में धरती में उत्पादकता कम नहीं है गुरु, फिर भी लोग भूखे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि सही से वितरण हम नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय परिवार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50 किलोग्राम खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 50 किलोग्राम अन्न बर्बाद करते हैं, हम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। भारत में खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने के साथ साथ अन्य उच्च प्रभाव वाले अवसरों से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है। भारत को अपनी कृषि खाद्य समन क्षमता का एहसास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फाइनेंस और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। बार बार ये शब्द आपको दिखेगा, बार बार ये शब्द आपको दिखेगा इस तरह के टॉपिक में कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, ये चीज़ दिखेगा आपको। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या कहा गया है उसको भी मैंने समझाया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स को समझते हैं, उसके पश्चात फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है कि प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय है एक, जिसमें बर्ड सहित कई सारे और जानवर भी शामिल है, पशु पक्षी शामिल हैं। यह UNEP, ये अभी समय जो है, अभी समय का मतलब एक समझौता, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक अंतर सरकारी संधि है। इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संधि है इसमें, जिसे बॉन कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है? बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है? ये माइग्रेटरी स्पीसीज से संबंधित है। स्पीसीज शब्द यूज कीजिएगा। इस पर वर्ष 1979 में हस्ताक्षर किया गया था। यह 1983 से लागू किया गया है, 1983 ईस्वी से लागू किया गया है। CMS में भारत 1 मार्च 2022 तक 133 1 मार्च 2022 तक इसमें 133 पक्षकार हैं। भारत वर्ष 1983 से CMS का एक पक्षकार है। भारत ने 1983 से ही, जिस वर्ष ये लागू हुआ उसी वर्ष से इसमें शामिल भी है। ये ध्यान में रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से यहाँ तक में बने हैं। अगला देखिए क्या है इसका उद्देश्य में अब जो शब्द आएंगे वो ध्यान रखना है। क्या है? स्थलीय, स्थल पर चलने वाले, जैसे कौन से हो गए। उसके बाद से समुद्री, स्थल में मान लीजिए कोई जैसे हाथी है, हाथी भी पलायन करते हैं, आपको पता है क्या? अगर ये बहुत बड़ा इलाका है, देश है कोई, यहाँ पर सूखा पड़ता है और यहाँ पर बरसात होता है, वही विशेष मौसम में। मार्च अप्रैल में यहाँ पर सूखा है, मार्च अप्रैल में यहाँ पर बरसात है, तो हाथी सहित कई सारे जानवर यहाँ से यहाँ जो है वो ट्रैवल कर जाते हैं अपने आप। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और एक वेब सीरीज़ का मैं नाम बताता हूँ, प्लानेट अर्थ। ये BBC का वेब सीरीज़ है। इसके क्लिप वगैरह तो YouTube पर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। प्लानेट अर्थ वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए कभी फुर्सत मिले तो। ये इसी सब चीज़ों से संबंधित है, जो हमारे आस पड़ोस के जीव जंतु किस प्रकार से जीते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में, उसी से संबंधित हैं। इसके क्लिप देख कर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मूवी से भी अच्छी है ये वेब सीरीज़, तो देखिएगा कभी फुर्सत मिले तो। इसमें कौन कौन से होते हैं? स्थलीय, समुद्री और एवियन, तीनों तरह के प्रजाति। आकाश में उड़ने वाले, समुद्र में रहने वाले, जैसे समुद्री मछलियां जो हैं वो विशेष मौसम में कई बार प्रवास करती हैं, दूसरे जगहों पर चली जाती हैं। और स्थलीय जीव जो होते हैं ये भी प्रवास करते हैं। इन्हीं सभी प्रजातियों के, कोई भी प्रजाति हो, नभ थल जल कहीं पर भी, उनको संरक्षित करने से संबंधित है। उनका पलायन से भी अच्छा होता है माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना सही शब्द होता है, फिर वो अपने जगह पर वापस आ जाते हैं। यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिए कानूनी नींव रखता है। CMS के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते और कम औपचारिक समझौता ज्ञापन भी कानूनी साधनों के रूप में संभव है। CMS के तहत 2 परिशिष्ट बनाए गए। परिशिष्ट 1 संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। परिशिष्ट 2 है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है कि भाई प्रवासी प्रजाति जो हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहयोग चाहिए तो उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है, लिस्ट जारी करता है। भारत और CMS, भारत ने साइबेरियन क्रेन, ये आते हैं भारत बहुत बड़े स्तर पर। समुद्री कछुए 2007, साइबेरियन क्रेन 1998, समुद्री कछुए 2007, डुगोंग 2008, इसको समुद्र का गाय भी कहा जाता है। रैप्टर 2016 के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
भारत ने अलग अलग जीव के लिए किया है। भारत दुनिया के डुगोंग कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत का एक विशिष्ट क्षेत्र है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। आप मुझे बताएंगे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दक्षिण भारत का इलाका है। और कितना मैं सटीक बताऊं? समुद्र में पाए जाते हैं, बताइएगा मुझे। भारत दुनिया के 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में लगभग 8% का योगदान देता है। भारत कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी आश्रय भी प्रदान करता है, जिसमें अमूर फाल्कन, ये भारत में आते हैं, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग, हम्पबैक व्हेल आदि शामिल हैं। हम्पबैक व्हेल, डुगोंग, समुद्री कछुए, ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में और रेड नेक्ड बर्ड के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। 2-4 बर्ड्स के नाम दे दिए थे और पूछा था कि ये किससे संबंधित हैं, ये क्या हैं। तो ये सभी पक्षियां हैं जो प्रवास करती हैं, उनके बारे में पूछा था यूपीएससी ने। पीटी में पूछा 2020 या 2021 का ही सवाल है, देखिएगा आपको मिल जाएगा। और अमूर फाल्कन, जैसे अगर देश के स्तर पर देखें तो भरतपुर जो है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी यहीं पर है, दिल्ली एनसीआर का ही क्षेत्र है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है राजस्थान में, ये काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर पक्षियाँ आते हैं बाहर से। उसके अलावा सांभर लेक का इलाका है, उसके पश्चात नागालैंड का इलाका है। बिहार में आपको मैंने कहाँ पर बताया, तो अभी कुशेश्वर झील का इलाका मैंने बताया। और भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर भारी मात्रा में बाहर से पक्षियाँ आती हैं। चिल्का लेक भी इनमें से एक है। प्रवासी प्रजातियाँ, जंगली पशुओं की एक प्रजाति अथवा निचले श्रेणी के टोक्सोन जैविक वर्गीकरण के विज्ञान प्रयुक्त इकाई, जिसकी पूरी आबादी अथवा आबादी को कोई भौगोलिक रूप से अलग हिस्सा चक्रीय रूप से और अनुमानित रूप से एक या एक से अधिक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के पार जा सकता है, उन्हीं को हम प्रवासी प्रजाति मानते हैं। कि अब देखिए, देश की सीमा, राजनीतिक सीमा हमारे लिए है, पशु पक्षियों के लिए तो पूरा पृथ्वी ही पड़ा हुआ है। वो तो नहीं समझेंगे कि भाई उस तरफ मैं जाऊँगा तो वो चीन का इलाका है, इस तरफ भारत का इलाका है। वो तो जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे, उनको तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। तो यही जो जीव होते हैं जो मौसमी रूप से क्या करते हैं, अपने साइकिल के हिसाब से प्रवास पर चलते हैं, वही होते हैं प्रवासी प्रजातियां। चक्रीय रूप से यानी कि साइकिल होता है, विशिष्ट समय में ही जाते हैं। हालांकि टेम्परेचर परिवर्तन के कारण से, प्रदूषण के कारण से, वॉर के कारण से, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वॉर के कारण से ये पक्षियाँ जो हैं वो कई बार प्रवास का रास्ता बदल लेती हैं और आपके देश में नहीं आएंगे अगर आपके देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो बड़ा सेंसिटिव होते हैं ये। अगला देखिए क्या है, और एक चीज़ मैं बताऊं कि जो साइबेरिया से दक्षिण अफ्रीका आते हैं, ये पूरा हिमालय श्रेणी और पूरा रूस और भारत, सेंट्रल एशिया पार करके आते हैं, हिमालय को लांघ करके आ जाते हैं। ये भारत में भी आते हैं, साइबेरिया से हिमालय को लांघ कर आते हैं। ये इनका मैं रास्ता दिखाऊंगा। मध्य एशियाई फ्लाईवे, मध्य एशियाई फ्लाईवे पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों में फैला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप CAF का ही हिस्सा है, जहाँ 182 प्रवासी जल पक्षी प्रजातियाँ 19 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों सहित कम से कम 279 आबादी भारत में पाई जाती हैं। भारत प्रवासी पक्षियों के 400 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से साइबेरियन क्रेन, लेसर व्हाइट फ्रंट गूज जैसे संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। ये भारत आती हैं। देखिए इनका फ्लाईवे आपको दिखाता हूँ, जो अलग अलग कलर में दिख रहा है, ये सारे अलग अलग फ्लाईवे हैं। यहाँ ऊपर से लेकर ये दक्षिण अमेरिका तक आ जाती हैं, यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ साइबेरिया से उड़कर नीचे देखिए रूस से उड़कर कहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आ जाती, फिर वापस चली जाती हैं। ये पूरा जो आपको दिख रहा है सेंट्रल एशिया फ्लाईवे, इसी में भारत शामिल है। ये जो आपको दिख रहा है ये हाईलाइटर के कलर का, इसी में भारत शामिल है। और ये पक्षियों का फ्लाईवे है जो पूरा पूरा समुद्र पार करके इधर से उधर जाते हैं, उड़ती रहती हैं इधर से उधर। प्रवासी प्रजातियों के लिए भारत द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं भाई, तो उस प्रयास को जरा विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए 2008 से 2023 भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। 2018 से 2023, 2008 बोल दिया था क्या मैंने, कल मैंने फिर से मकर रेखा को कर्क रेखा बोल दिया था, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। प्रवासी पक्षियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे निवास स्थान का नुकसान, निम्नीकरण, विखंडन, अवैध शिकार, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन करने, इन प्रजातियों के महत्वपूर्ण आवासों और प्रवासी मार्गों पर दबाव कम करने का प्रयास किया गया है। प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी को रोकना, हमने एक लक्ष्य रखा है कि भाई ये आएँ, अपने सुरक्षित रूप से आएँ। इससे भारत में पर्यटन का विकास होता है। किसका? पर्यटन का विकास होता है। आवासों और प्रवासी मार्गों को खतरे से बचाना ताकि ये सुरक्षित रूप से आ सकें और फिर वापस जा सकें। भारत सरकार ने एक डेटाबेस भी बनाया है, जहां जहां पर ये आती हैं वहां पर संरक्षण के प्रयास भी किए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये दक्षिण चीन सागर से संबंधित है और दक्षिण चीन सागर चर्चा में है। चाइना और US का मिलिट्री में वहाँ पर आपस में एक दूसरे को खदेड़ते ही रहते हैं।
लेकिन ये न्यूज़ इसके कारण से केवल हम लोग दक्षिण चीन सागर को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल भारत के नेवी का एक शिप है जो दक्षिण चीन सागर की तरफ में रवाना हुआ है और सिंगापुर में भी ठहरा है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है उसके बारे में। और फिर दक्षिण चीन सागर का मैपिंग भी देख लेंगे। बार बार मैपिंग देखने से क्या होता है कि आप एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होंगे, याद रह जाएगा आपको। ओके, तो मैपिंग के साथ साथ हम लोग भारत की नेवी का क्या कारण क्यों है चर्चा में दक्षिण चीन सागर, उसको देखते हैं। उसके पश्चात अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, दक्षिण चीन सागर का मैप है ये। यहाँ पर आपको वियतनाम दिखेगा, ये रहा वियतनाम, और यहाँ पर आपको मलेशिया दिख रहा है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया का ही भाग है, ये बोर्नियो आइलैंड है, इस पर ब्रुनोई देश है, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पर फिलीपींस है, ये ताइवान है, यही है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी है जिस पर अलग अलग आइलैंड का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन इस पूरे क्षेत्र को अपना मानता है। इसमें 9 डैश लाइन है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 9 डैश लाइन खींचा गया है, 9 ऐसे ही डैश लाइन खींचा गया है, काल्पनिक है ये, जिसको चीन अपनी सीमा मानता है। वो मानता है कि पूरा क्षेत्र ही हमारा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 9 डैश लाइन के बारे में उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन मेंस में पूछ लिया गया था शॉर्ट आंसर में। 9 डैश लाइन से आप क्या समझते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा। तो इसका जो आस पड़ोस के देश हैं वो तो ध्यान में रखेंगे ही आप। और स्टेट ऑफ मलक्का है ये, जो दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के एरिया से जोड़ता है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने समुद्री साझेदारी को मजबूत किया। भारतीय नौसेना के जहाज़ दिल्ली, शक्ति व किल्टन हाल ही में दक्षिण चीन सागर ने भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में सिंगापुर का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय जुड़ाव, आपसी हितों, सहयोग पर चर्चा करना, क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा स्थिरता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल देना है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित आईएनएस दिल्ली भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। 1997 में शामिल किया गया यह सतह, वायु और पानी के नीचे डोमेन पर समुद्री संचालन के सभी पहलुओं पर कार्य करने में सक्षम है आईएनएस दिल्ली। आईएनएस शक्ति अपने पूर्ववर्ती आईएनएस दीपक बेड़े के टैंकर के साथ एक इतालवी जहाज निर्माण कंपनी फिनकैटेरी द्वारा निर्मित है ये समुद्र में अन्य नौसैनिक जहाज़ों को ईंधन, गोला बारूद और प्रावधान वगैरह देने में सक्षम होता है ये। आईएनएस किल्टन एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टील्थ कॉर्वेट है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस किल्टन को यह प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 कारमोटा श्रेणी के कारबोट में से एक तीसरा है। इसे भारतीय नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा निर्मित किया गया था। और कोलकाता जो गार्डन शिप बिल्डर्स रिच जो है, क्या बोलते हैं इसको, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, बहुत पुरानी फैक्ट्री है भारत सरकार की, किसको लेकर, तो शिप बनाने को लेकर। तो उसमें ये बनाया गया था। इसका नाम लक्षद्वीप और मिनिकॉय समूह के एक द्वीप के नाम पर किल्टन रखा गया था। इसी नाम के पूर्ववर्ती पेट्टाया श्रेणी के जहाज किल्टन P-79 की विरासत जारी है। इसको पुराना जहाज था जिसने 71 के पाक वॉर में युद्ध में भाग लिया था और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया आईएनएस किल्टन। ये तीनों अभी दक्षिण चीन सागर, भारत के पूर्वी बेड़े के रूप में ये वहाँ पर गश्त लगाने गए थे और सिंगापुर में रुके। वहाँ पर भारत और सिंगापुर के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और हमारे नेवी का एक छोटा सा बेस भी है सिंगापुर के पास में, मलक्का की जल संधि में एक बेस है। तो ये ध्यान में रखिएगा दक्षिण चीन सागर और इन जहाज़ों के बारे में। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। देखिए, अगला जो आर्टिकल है वो द हिंदू का है, जिसमें बताया गया है कि फ्रेश वाटर को लेकर एक नया द्वंद्व शुरू हो सकता है दुनिया में, जो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से गोल्ड को लेकर होता है या अलग अलग मटेरियल को लेकर होता है। जिसमें इन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में जो एविडेंस बताते हैं अलग अलग समय के हिसाब से कि आने वाला जो अगला बड़ा युद्ध होगा वो फ्रेश वाटर के लिए ही होगा, जिसमें इन्होंने बताया है इसी आर्टिकल में। पहले हम लोग समझेंगे इस सब चीज़ों को भी, लेकिन अभी मैं कॉन्टेक्स्ट आपके सामने बना रहा हूँ। फ्रेश वाटर के लिए क्यों होगा? क्योंकि ये बहुमूल्य संपदा हो जाएगी। जिस प्रकार से अन्य बहुमूल्य संपदा है, वैसे ही आने वाले जनरेशन के लिए फ्रेश वाटर जो होगा, पीने का पानी वो सबसे बहुमूल्य संपदा के तौर पर देखी जाएगी। उसी के शुरुआत में, इसी आर्टिकल की शुरुआत में इन्होंने बताया कि 1960 के आसपास अमेरिका के न्यू जर्सी इलाके में कोस्ट के पास में फ्रेश वाटर ढूंढा गया था। समुद्र के ठीक किनारे, समुद्र के अंदर ढूंढा गया था कि पूरे खारे समुद्र के अंदर खुदाई करने पर हमें फ्रेश वाटर का सोर्स मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझाया कि समुद्र के अंदर भी नदियां बहती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वो खारे पानी की नदियां भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर की भी नदियां हो सकती हैं। इनकी रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिसमें एक भूमध्य काला सागर, कौन सा सागर? काला सागर के पास में, और बॉस्फोरस की जल संधि पता ही होगा आपको। इसके समीप में समुद्र के अंदर में नदियां बहती हुई देखी गई हैं।
इसकी खोज की गई जब सोनार से, पता ही होगा आपको, समुद्र को हम लोग स्कैन करते हैं तो हमें इस तरह के जो प्रमाण मिले हैं। यानी कि अगर समुद्र का पानी हटा दिया जाए तो नदियों जैसे ही आपको आकार में पानियाँ बहती दिखेंगी वहाँ पर। ओके, तो इन्होंने बताया कि वो उस समय यूएस में 1960 के दशक में बाई चांस इसको ढूंढा गया था। उसके पश्चात वियतनाम, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्या कर रहे हैं, जो समुद्र के किनारे या समुद्र के नीचे, सतह के नीचे खुदाई करके फ्रेश वाटर वहाँ से निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे समुद्र है तो इसमें ड्रिल करके समुद्र के सतह के नीचे फ्रेश वाटर के सोर्स से यहाँ पर पीने का पानी बाहर निकाल रहे हैं और उसका उपयोग किया जा रहा है, जिसका इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिया है। इन्होंने ये भी बताया है कि काफ़ी बड़े स्तर पर जो है पृथ्वी पर इस तरह के पानी पाए जा सकते हैं, इस तरह के जल के स्रोत देखे गए हैं। वर्तमान का जो डेटा है उसके हिसाब से पृथ्वी पर 97.5% जो वाटर है ये क्या है, तो ये खारा पानी है। बाकी दुनिया का जितने आपको नदियाँ दिखती हैं, जितने बड़े बड़े झील दिखते हैं, ये सभी जो पानी है ये बाकी के 2.5% में ही स्थित है। 2.5% के आसपास में ही जो फ्रेश वाटर है वो उपलब्ध है दुनिया में। दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई है, तो फ्रेश वाटर को लेकर संघर्ष शुरू होने की संभावना पर हम लोग आ गए हैं। तो इन्होंने बताया है कि बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं कि UNCLOS, ये क्या है, तो समुद्र संबंधित कानून है, इसका उल्लंघन कर रहे हैं और अपने जो उनका समुद्री क्षेत्र है उससे बाहर जाकर इंटरनेशनल समुद्र के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के क्षेत्र में खनन करके फ्रेश वाटर निकाल रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि दुनिया में इस तरह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, समुद्र से जुड़े हुए कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके पश्चात जो यूएन क्लॉज है वो कब जारी किया गया था, कब लागू हुआ था, तो 1982 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ आपको। तो इस टॉपिक में बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ खास ऐसा होगा तो हम लोग डिटेल में यूएन क्लॉज को समझ लेंगे अगले वीडियो में। आज अगले टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे आपको दरअसल में ये समझाना था कि ऐसा हो सकता है कि समुद्र के नीचे भी फ्रेश वाटर के हमें सोर्स मिल सकते हैं, समुद्र के सतह के नीचे भी मिल सकती हैं, अंडर सी जो रिवर्स भी बहती हैं, लेकिन वो रिवर जो होता है, जैसे ये समुद्र है मान लीजिए, यहीं पर ये नदियाँ बह रही, तो ये तो खारे जल की ही नदी होगी, लेकिन समुद्र के नीचे, सतह के नीचे जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ पर फ्रेश वाटर का हमें सोर्स मिल सकता है। हिंद महासागर में भी अनुमान किया जाता है कि यहाँ पर भी कई सारी समुद्र के अंदर बहने वाली नदियाँ मौजूद हैं और हिंद महासागर, भारत के कोस्ट के बगल में भी अगर समुद्र के सतह के नीचे खुदाई किया जाए तो वहाँ पर फ्रेश वाटर उपलब्ध हो सकता है। ओके, बाकी यूएन क्लॉज को मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा और उससे जुड़े हुए नियम, कानून, कायदे उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। आज हम लोग एक एक्ट को पढ़ेंगे जो भारत में इंटर सर्विस को लेकर एक एक्ट पारित किया गया था, जिसको नोटिफाई किया गया है। यकीन मानिए इस बार आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक होगा इंटर सर्विस से रिलेटेड जो एक्ट पारित किए गए हैं भारत में। वो इस एक्ट को भारत के सैन्य सुधारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कई सारे विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि इस एक्ट को बहुत पहले भारत सरकार को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही लेकिन लागू किया जा रहा है। इससे सेना के अंदर जो आपसी क्या होगा, तो समन्वय जो होता है, तीनों अलग अलग जो फोर्स हैं अपने देश में, उनके अंदर समन्वय में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। आर्म फोर्स को डिसिप्लिन करने में, इंटर सर्विस में एक अधिकारी अगर कहीं पर अच्छा फैसला ले रहा है तो एक ही सर्विस के तहत में उसको दूसरे कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है, दूसरे सर्विस के लिए पोस्टिंग की जा सकती है और उसके कमांड को मानना भी अनिवार्य होगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक आर्मी ऑफिसर के एक कमांड में नेवी और एयरफोर्स का पूरा सिस्टम चले कहीं पर, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो उस चीज़ को समझते हैं, उसको नोटिफाई किया गया है इंटर सर्विस को। इस एक्ट को पिछले साल पारित किया गया था मानसून सीजन में, जो मानसून सत्र होता है भारत के संसद का, उसके दौरान इसको पारित किया गया था। अब इसको नोटिफाई कर दिया गया है, लागू कर दिया जाएगा। तो उसी इंटर सर्विस एक्ट को हम लोग ज़रा डिटेल में समझते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका अनिवार्य होगा मेंस में। ओके, देखिए क्या है वो टॉपिक। देखिए यही वो न्यूज़ है कि गवर्नमेंट नोटिफाई एक्ट फॉर आर्म फोर्सेज कंट्रोल। इसको क्या कहा जाता है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट, ये इसको नाम दिया गया है। इसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। ओके, देखिए अंतर सेवा संगठन, कमान, नियंत्रण व अनुशासन, 3 टर्म है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। कमान, नियंत्रण व अनुशासन।
वर्तमान में सशस्त्र बल के कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा अधिनियम जैसे सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। आर्मी के लिए अलग है, नेवी के लिए अलग है और एयरफोर्स के लिए वर्तमान में अलग है। ओके, हालांकि इनके कार्यों की विविध प्रकृति ने कभी कभी अंतर सेवा प्रतिष्ठानों में प्रभावी अनुशासन, समन्वय, त्वरित कार्रवाई हेतु चुनौतियां पैदा की है। जैसे कारगिल वॉर के बाद में एक सुब्रमण्यम कमेटी बनाया गया था कि हम वॉर तो जीत गए थे कारगिल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस वॉर को जीतने में हमने लॉस भी किया। हमने ये देखा, अनुभव किया कि एयरफोर्स आर्मी के बीच में तारतम्यता का अभाव है, समन्वय का अभाव है और इस समन्वय की कमी के कारण हम त्वरित रूप से जिस काम को हम बहुत कम दिनों में निपटा सकते थे उसमें हमें काफ़ी समय लग गया और मैन और मनी दोनों का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। अगर समन्वय ज़्यादा रहता तो इस शहादत जो है वो कम होती, कम लोगों की जान जाती, कम सैनिकों की जान जाती। तो अंतर सेवा उसी के पश्चात से ये चीज़ था कि भाई भारत में समन्वय की कमी है तीनों आर्म फोर्स में, तो इस समन्वय को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो अंतर सेवा कमांड एक्ट जो है ये काफ़ी बड़े सुधारों में से एक माना जाता है। काफ़ी बड़े दिनों से इसकी बारे में बहुत सारी समितियां, आपने कुछ समितियों के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड किया था कि हमें इस तरह का कुछ लागू करना चाहिए जिससे सभी जो सर्विस हैं उनके बीच में समन्वय को बढ़ावा दे सकें। आपको पता होगा कि इंटर सर्विस कमांड अंडमान निकोबार में पहली बार स्थापित किया गया है। अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 अपने दूरदर्शी प्रावधान, अब ये विधेयक नहीं, अब ये एक्ट हो गया है। वर्तमान सेवा अधिनियम के नियम और विनिमय जो कई वर्षों तक समय और कानूनी जांच का सामना कर चुके हैं, ISO विधेयक 2023 के तहत किसी बदलाव का अधीन नहीं है। प्रमुख विशेषता क्या अब इस विधेयक की? प्रयोज्यता, इस विधेयक नहीं, अब एक्ट हो गया, बार बार विधेयक शब्द में यूज कर ले रहा हूँ, एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया है। यह अधिनियम नौसेना, वायुसेना के सभी नियमित कर्मियों पर लागू होगा। जितने भी नियमित कर्मी हैं उन सभी पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भारत में स्थापित संचालित किसी भी बल को नामित करने का अधिकार रखती है जिस पर विधेयक के प्रावधान लागू होंगे। कल को अगर भारत सरकार बोलेगी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर भी ये एक्ट लागू होगा तो ये लागू हो जाएगा। कल को भारत बोलेगी कि जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होते हैं, जो भारत सरकार का होता है, अगर उस पर भी लागू करना चाहे तो लागू कर सकती है। अधिकार किसके पास में होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। अंतर सेवा संगठन, मौजूदा अंतर सेवा संगठन को विधेयक के तहत गठित माना जाएगा। इनमें अंडमान और निकोबार कमांड, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी शामिल होगा। केंद्र सरकार एक अंतर सेवा संगठन का गठन कर सकती है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों सेवाओं में से कम 2 से संबंधित कर्मी होंगे। ये अधिकार किसको दिया गया है? भारत सरकार को दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त कमान भारतीय सशस्त्र बल की पहली त्रिसेवा थिएटर कमांड है जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड है। कितने कमांड है भारत में? 17 कमांड बनाए गए अलग अलग। थल सेना, वायुसेना के 7 कमान है। नौसेना के पास में 3 कमान बनाए गए हैं। आप जो सुनते हैं कि पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, तो ये क्या होते हैं? कमांड सेंटर होते हैं इनके। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व 4 स्टार वाले सैन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और 4 स्टार के सैन्य अधिकारी होते हैं। बहुत ही सर्वोच्च पद माना जाता है इसको। विस्तारित कमान और नियंत्रण प्राधिकरण विधेयक के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। अंतर सेवा संगठन के कमांडर इन चीफ, इंटर सर्विस जो होगा उसके कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड के कमान को नियंत्रित व प्राधिकरण का विस्तार करना। मौजूदा ढांचे के विपरीत जहां इन अधिकारियों के पास अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का अभाव है, ये एक्ट जो है ये इन्हें पूर्ण कमान और नियंत्रण का अधिकार देता है। वर्तमान में अगर कोई एयरफोर्स का बड़ा ऑफिसर है तो आर्मी के डिसिप्लिन में नहीं ला सकती है, नेवी को नहीं ला सकती है, उनको कोई भी आदेश इस तरह से नहीं दे सकती है। इसी चीज़ को ख़त्म किया गया है कि एक 4 स्टार रैंक का ऑफिसर जो होगा, जो कमांडर इन चीफ होगा या ऑफिसर इन कमांड होगा, उसके पास ये शक्ति होगी कि वो इस तरह के कार्रवाई अनुशासन को बहाल कर सके। इसमें अनुशासन बनाए रखना, सेवा कर्मियों द्वारा कर्तव्यों का उचित निष्पादन सुनिश्चित करना शामिल है। कमांडिंग ऑफिसर, यह बिल एक कमांडिंग ऑफिसर की अवधारणा पेश करता है जो किसी यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। यह अधिकारी अपने यूनिट विशिष्ट कर्तव्यों के अलावा अंतर सेवा संगठन के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी करता है। केंद्र सरकार का प्राधिकार एक अंतर सेवा संगठन का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होगा। सरकार ऐसे संगठन को राष्ट्रीय सुरक्षा, समन्वय, प्रशासन या सार्वजनिक हित के आधार पर भी निर्देश जारी कर सकती है। अंततः आदेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होगा।
तो ये इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, इसके अलग अलग प्रावधान हैं। केंद्र सरकार का प्राधिकार इसमें क्या है, कमांडिंग ऑफिसर क्या होता है, विस्तारित कमान और नियंत्रण का प्राधिकरण किस प्रकार से बनाया गया है, इस सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और पहला कमांड त्रिसेवा कमांड कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया है। ये एक्ट 2023 के मानसून सत्र में पारित किया गया था, जो भारत में सेना के बीच में समन्वय, अनुशासन और एक दूसरे कमांड से बहुत ही अच्छे से समन्वय करके त्वरित कार्रवाई के लिए हमें और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। त्वरित कार्रवाई का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई वॉर छिड़ता है तो ऐसा ना हो कि हमें वहाँ तक सैनिकों को पहुँचाने में ही या समन्वय करने में ही हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाए। समय ही तो होता है वॉर में, सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है कि कितनी तेज़ी गति से आप कितनी जल्दी हमला करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, समन्वय चाहिए होगा। तो त्वरित कार्रवाई के लिए और आगे के फ्यूचर के वॉरफेयर के लिए हमें इस चीज़ को काफ़ी पहले लागू करना चाहिए था, जिसमें हम देर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला पीटी फैक्ट आपका देखिए, फिलिस्तीन जो है आपको पता होगा, फिलिस्तीन उसका यूएन में फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिससे भारत ने उसके पक्ष में वोट किया है। यूएनजी एडॉप्टेड रेजोल्यूशन विथ 143 वोट। 143 पक्ष पड़े हैं कि फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, और अगेंस्ट में भी पड़े हैं 25 कंट्रियों ने किया है, 25 कंट्री ने एब्सटेन किया है। 9 वोट जो हैं वो अगेंस्ट में पड़े हैं, 25 जो हैं वो उपलब्ध नहीं रहे, उन्होंने वोटिंग ही नहीं किया है। तो 193 मेंबर हैं, तो ये पास हो जाएगा। भारत ने भी वोट किया कि भाई फिलिस्तीन को मिलना चाहिए। भारत 2 स्टेट प्रिंसिपल को मानता आया है हमेशा से। 2 स्टेट प्रिंसिपल का मतलब कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश हैं उस भूमि पर, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्षेत्र इजराइल का ही है। भारत ने हमेशा 2 स्टेट प्रिंसिपल को माना है। कहाँ पर, तो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में। ओके। और एक चीज़ है कि भारत पहला नॉन अरेबियन मुल्क था जिसने फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार पहचान दी थी। आपने यासिर अराफात का नाम सुना होगा, एक बार और मैंने चर्चा किया था। उनके इंदिरा जी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध भी। इसके साथ ही भारत ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने वाले देशों में से पहले देश में से एक है। 1988 भारत ने रिकॉग्नाइज किया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात से भारत ने गजा में, जो वर्तमान में गजा का इलाका है, वहाँ पर अपना ऑफिस भी खोला था, जो एम्बेसी टाइप का होता है, रिप्रेजेंटेटिव भारत के प्रतिनिधि का। भारत बाद में उसको रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया। रामल्लाह कहाँ पर है, तो ये वेस्ट बैंक का इलाका है, वेस्ट बैंक का फिलिस्तीन का इलाका है, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज कई सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। 71 बीपीएससी के लिए अगर जुड़ना हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, मैं आपको ऐड कर दूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।